हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका ए बी। पेपर नंबर 1 है जो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा है कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सिद्धांत की। तो इस टॉपिक पे हमारा जैसा क्वेश्चन बन के आता है मैं उसको ही सॉल्व करा रही हूँ बस, क्योंकि पेपर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर से, कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सिद्धांत की पर प्रकाश डालें। और इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उत्तर यही होता है। कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सिद्धांत की के बारे में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी तरीके से उत्तर देना है। सबसे पहले हम भूमिका में थोड़ा सा कला के बारे में बताएंगे। कला क्या है? कला मीन्स आर्ट, है ना, जो हमारी अलग अलग प्रकार की जैसे चित्रकला होती है ना, वास्तुकला, नृत्य, डांस। सिनेमा पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सब चीज़ लेंगे, गाना बजाना, डांस, क्या क्या हमारी जैसे वास्तुकला में हम चित्र पेंटिंग वगैरह रखते हैं पीछे, है ना, सब चीज़ लेंगे। सबसे पहले हम भूमिका में डालेंगे कि कला क्या है। कला शब्द अंग्रेजी पर्याय आर्ट से लिया गया है, यानी कि अंग्रेजी में हम इसे आर्ट कहते हैं ना। इस आर्ट शब्द से आशय साधारण शिल्प अथवा नैपुण्य, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आप लोगों को लिखना ऐसे है, बाकी आप लोग सुने वीडियो में नैपुण्य विशेष लिया जाता था। यही कारण है कि बाद में कला कैसे कैसे मतलब बदलता गया और सिनेमा के क्षेत्र में कैसे कैसे बदला, है ना। बाद में यह कला शब्द छंद, समस्या पूर्ति, वाद्य, नृत्य, वास्तु निर्माण और मूर्ति शिल्प आदि के साथ जुड़कर एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराने लग गया। अगला हमारा टॉपिक है सिनेमा के सिद्धांत की। अगला हमारा शब्द था सिद्धांत की। सिद्धांत होता क्या है? सिद्धांत शब्द सिद्धि और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है ना। जैसे हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं ना। सिद्धांत शब्द का अर्थ सिद्धि का अंत है और यह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका है, यानी हम इसको प्रमाणित कर चुके हैं और अब सभी इसे मानने भी लग गए हैं। यानी जो हमारी पुरानी परंपराएं होती हैं, कोई सिद्धांत होता है, हम उसको लगातार मानते जाते हैं, उसका प्रमाण ढूंढने नहीं जाते पीछे। जैसे कि धर्म विज्ञान हो गया, दर्शन नीति हो गया, राजनीति, सभी के क्षेत्र में अपने अपने सिद्धांत होते हैं और इनके स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। धर्म के क्षेत्र के में सिद्धांत आस्था पर आधारित होता है। धर्म में हम लोग आस्था रखते हैं, है ना, और उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम अंधविश्वास भी करते हैं। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है? सिद्धांत को सिद्ध करना पड़ता है, उसे प्रमाणित करना पड़ता है। सिनेमा के क्षेत्र में सिद्धांत अलग ढंग से निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म निर्देशक जो होता है वो अपने विचारों को सिद्धांतों को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यानी कि हमें एक पिक्चर के माध्यम से निर्देशक जो है वो हमें दिखाता है, लेकिन वह मनोरंजन और आर्थिक सफलता का भी ध्यान रखता है। यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में जो हमें फिल्में दिखाई जाती हैं उसको हमारे नज़रिए से तो बनाया जाता है, लेकिन उसमें मनोरंजन के साथ साथ आर्थिक सफलता के पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि जो है फिल्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इसी तरीके से हमारे पॉइंट आ जाते हैं अब कि सिनेमा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा है उपकरण का सिद्धांत। उपकरण यानी जो हम अलग अलग प्रकार की मतलब हम फिल्मों में अलग से चमत्कार वगैरह दिखाया जाता है, जैसे एनिमेशन फिल्मों में होता है अक्सर कर, है ना, तो इसमें उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सिनेमा के निर्माण में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग होता है ना। आर्टिफिशियल जैसे भूत वगैरह दिखा दिया जाता है और इन उपकरणों की सहायता से फिल्म में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी फिल्म में किसी घटना को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने किया जाता है ना, ताकि वो लगे कि बिल्कुल रियल हो रहा है।
बल्कि कभी-कभी असंभव प्रतीत होने वाली घटना को भी दर्शक के सामने उपकरण के माध्यम से घटते हुए दिखाया जाता है। आधुनिक सिनेमा में, आज का जो सिनेमा है उसमें इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। एनिमेशन फ़िल्में, साइ-फाई फ़िल्में, युद्ध फ़िल्में जहाँ पे युद्ध वाली फ़िल्में आती हैं, एडवेंचर फ़िल्में, मनोविश्लेषणात्मक फ़िल्में यानी कि जो अपनी मानसिक रूप से एक कहानी गढ़ ली गई है उसके बाद उस पर फ़िल्म बनाई गई है, ठीक है। हॉरर फ़िल्में, हमें पता ही है भूतिया फ़िल्मों के कई प्रकार जिनमें जिन्हें हम देखते हैं और उनके निर्माण में उपकरणों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी इस फ़िल्मों में ये जो सब सारी फ़िल्में हैं इसमें एक्टर की तो मतलब मेन भूमिका रहती है, कलाकार तो जो है, लेकिन इसमें उपकरणों का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की फ़िल्मों के निर्माण में उपकरणों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए फ़िल्म निर्माण के क्षेत्र में उपकरण सिद्धांत विकसित हो गया है। जैसे बाहुबली फ़िल्म हो गई, रावण, रोबोट आदि फ़िल्में हैं जिसमें उपकरणों का सिद्धांत का उदाहरण है ना। यानी इन फ़िल्मों में जो भी हमें एक्शन रिएक्शन दिखाए जाते हैं वो सब उपकरणों के माध्यम से किया जाता है ना। अगला है हमारा लेखन सिद्धांत। लेखन सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है, जैसे सबसे पहले अगर हम कोई भी फिल्म बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक कहानी होनी चाहिए और वो कहानी ऐसे होनी चाहिए ताकि उसमें मनोरंजन भी हो और वो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, है ना। तो ये कहानी लिखने की जो है मतलब एक जागरूक विशेषज्ञ जो होते हैं वो कहानी लिखते हैं, जो मतलब जिनके पास ज़्यादा जानकारी होती है। सबसे पहले फ़िल्म निर्माण के लिए एक कहानी की ज़रूरत होती है। यही कहानी किसी विशेषज्ञ लेखक द्वारा लिखी जाती है। लेखक जो होता है वो कहानी लिखकर निर्देशक को देता है। फिर निर्देशक उसमें अपने अनुसार यानी कि जिस तरीके से डायलॉग्स बोले जाएंगे उसके अंदर बदलाव करेगा निर्देशक। इसी कारण से जो मूल कहानी होती है यानी जो लेखक ने कहानी लिखी है और जो फिल्मकार यानी निर्देशक ने परिवर्तन करके लिखी है, इन दोनों कहानियों में मूल कहानी और फिल्म की कहानी में ज़मीन आसमान का जो है अंतर दिखाई देता है। कई फिल्मों में निर्देशक ही लेखक भी होता है। मूल कहानी में फिल्म के प्लॉट के अनुसार बदलाव लाए जाते हैं, यानी जैसे जैसे संवाद बोला जाएगा उस तरीके से हम कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव ला करके कहानी को फिल्म के अनुसार डाल दिया जाता है। सिनेमा की कहानी लिखना एक कला होती है, यानी कहानी लिखना एक कला है, सिनेमा की कहानी लिखना एक अलग कला है और इस कला के भी अपने नियम होते हैं और यही नियम धीरे धीरे एक सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। फिल्म के अनुकूल कहानी के दृश्य और श्रव्य पक्ष को बदलना पड़ता है। यह बदलने की कला ही लेखन सिद्धांत कहलाता है। यानी हमारा जो लेखन सिद्धांत है, कहानी लिखी अलग तरीके से जाती है, निर्देशक द्वारा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है ताकि जो देखने और सुनने में जैसे दृश्य और श्रव्य पक्ष में कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिसके कारण इसे सिनेमा जगत में लेखन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है नारीवादी सिद्धांत। यानी हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें नारी को एक मेन कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। जैसे कि हमने मदर इंडिया देखी है। मदर इंडिया मूवी में अभिनेत्री यानी कि हीरोइन को जो है मुख्य किरदार के रूप में हम देखते हैं, उसमें नारीवादी सिद्धांत झलकता है, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व में पुरुषों के मुकाबले दो महिलाओं को, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानने की जो है मानसिकता रही है। यानी कि कोई परंपरा नहीं है लेकिन लोगों की मानसिकता ही रही है कि जो महिलाएं हैं वो दोयम दर्जे की नागरिक हैं। प्राय स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित भी रखा गया है। हर दिन स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार और शोषण की घटनाएं
होती रहती हैं। जैसे कि हमने उस मूवी में भी देखा है कि जो साहूकार होता है वो जो महिला रहती हैं राधा, उन पर कितना अत्याचार करता है ना। इस कारण समाज में स्त्री सशक्तिकरण के लिए आंदोलन भी होते रहते हैं। सिनेमा ने भी स्त्री सशक्तिकरण के लिए होने वाले आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। फिल्मकारों ने भी स्त्री सशक्तिकरण के आंदोलन को, स्त्री के खिलाफ हो रहे अन्याय को, प्रजनन संबंधी अधिकारों आदि को फिल्मों का विषय बनाया है। नारीवादी फिल्म सिद्धांत के अनुसार बनी फिल्मों में नारी को अलग अलग दृष्टिकोण से चित्रित करने की कोशिश की गई है। फिल्म निर्देशक स्त्री सशक्तिकरण का को अलग अलग ढंग से चित्रित करते रहे हैं। समय के साथ यह चित्रण सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है ना। यानी कि जैसे जैसे स्त्री नारीवाद की बात करी जाती है और ये फिल्मों में जैसे आया तो इसने एक सिद्धांत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि हर देश में नारीवाद के ऊपर फिल्म बनने लग गई है ना। और आगे आने वाले जो निर्देशक हैं उसी के आधार पर जो है स्त्री को चित्रण करते रहे हैं। वर्तमान में भी स्त्री चित्रण के कई सिद्धांत बन गए हैं, जैसे कि सांस्कृतिक नारीवाद हो गया, समतामूलक नारीवाद हो गया, उदारवादी नारीवाद हो गया, मार्क्सवादी नारीवाद हो गया, रेडिकल नारीवाद हो गया। के माध्यम से फिल्म निर्देशकों ने स्त्री के कई रूपों को सामने रखा है। हिंदी फिल्मों में भी हमें उक्त सिद्धांतों के आधार पर चित्रित स्त्रियां दिखाई देती हैं। हिंदी या फिर विश्व सिनेमा के इतिहास में से हमें पता चलता है कि स्त्री की कई आधुनिक छवियों को फिल्मकारों ने दर्शाया है। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी मदर इंडिया मूवी थी उसमें, उस फिल्म में महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कई सारी मूवीज़ ऐसी भी बनी है जिसमें एक महिला को बहुत ही बोल्ड दिखाया जाता है, जैसे कि वो बहुत शक्तिशाली है और वो सब कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता, वो एक स्त्री कर सकती है। उस पिक्चर में भी, मदर इंडिया मूवी में भी, जब उनका पति जो होता है मर जाता है या तो फिर वही अपने बच्चों को पालती पोसती है और लास्ट में वो साहूकार की बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे पर ही गोली भी चला देती है ना। यानी एक महिला वो कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता। इसीलिए नारीवादी सिद्धांत को सिनेमा जगत में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला है हमारा परंपरागत फिल्म सिद्धांत। आप लोगों को इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, केवल ये आप लोगों को पढ़ना है। जब आप पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो अपने हिसाब से आप इन्हें छोटा भी कर सकते हैं, ताकि आप अगला क्वेश्चन भी अटेंड कर सकें, है ना। जैसे आप लेकिन पॉइंट्स यही रखेंगे और पॉइंट्स इसी तरीके से लिखेंगे और एक्सप्लेन अपने शब्दों में भी कर सकते हैं हम, है ना। क्योंकि जो हमारा एग्ज़ामिनर होता है वो हमारे पॉइंट्स को देखता है और पॉइंट्स यही हैं जो हमें सिद्धांत के बारे में बताने हैं। तो हमारे क्या क्या कला विधा के रूप में सिनेमा के सिद्धांत की है, क्या सिद्धांत हैं, उन्हें यही बताने हैं, ठीक है। अगला है हमारा परंपरागत फिल्म सिद्धांत। यानी जो हमारे पुराने समय से चली आ रही फिल्म है उन्हीं को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। यहाँ तो हम उसकी स्टोरी ले सकते हैं, गाने ले सकते हैं, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं, है ना। पुराने समय की, परंपरागत मतलब पुराना, है ना। सिनेमा का परंपरागत फिल्म सिद्धांत उसे एक विशेष संरचना प्रदान करता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब हम फिल्मों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, यानी गहराई से अध्ययन करते हैं, तो ये देखते हैं कि अधिकांश फिल्मों में कुछ सामान्य तत्व मौजूद होते हैं, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सभी फिल्मों में दिख रहे होते हैं हमें। हम अधिकांश फिल्मों के संदर्भ में देखते हैं कि उनमें एक नायक होता है ना।
एक नायक यानी मुख्य कलाकार साधारण दुनिया से विशिष्ट दुनिया में प्रवेश करता है और उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है और पूरी फिल्म में वह उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जद्दोजहद करता है ना, पूरी जोर लगा देता है और अंततः क्या होता है वह उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। दूसरा हमें यह बताया गया है कि जैसे प्रेम कहानी हो गई है ना, वो सभी लोग फॉलो करते हैं, है ना। हर मूवीज़ में, ज़्यादातर मूवी में एक प्रेमी और एक प्रेमिका होते हैं, गीत संगीत सब में होता है। ये पुराने समय से चला आ रहा है। प्रेम और गीत संगीत के संदर्भ में भी परंपरागत सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। पहली बार किसी फिल्मकार, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फिल्मकार ने अपनी फिल्म में इनका प्रयोग किया और धीरे धीरे अधिकांश फिल्मकारों ने इसका अनुसरण किया। वर्तमान में भी यह एक सिद्धांत ही बन गया है जिनमें बिना फिल्म निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन आज जो आधुनिक फिल्में हैं उनमें ट्रिपल रोल, मतलब 3 कलाकार दिखने लगे हैं, पति पत्नी और वो वाला सीन चलने लग गया है। लेकिन पहले प्रेमी प्रेमिका और इनके बीच में खलनायिका शुरू से ही रहती थी। वैसे तो खलनायिका या खलनायक कोई ना कोई होता था जो मतलब प्रेमी और प्रेमिका को अलग करना चाहता था। और लास्ट में जब फिल्म का एंड होता है ना, आखिरी सीन में क्या होता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और फिल्म कहानी ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। और गीत संगीत तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से सभी फिल्मों में फिल्म के अनुसार ही उसमें गीत संगीत को डाला जाता है। जिस तरीके की फिल्म है, उस तरीके का सीन है, तो उसी तरीके के गाने लगा दिए जाते हैं। अगला है हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी फिल्म सिद्धांत क्या है? मार्क्सवादी लोग क्या कहते थे? जो मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग रहते थे उन पर शोषण करने की जो यहाँ पे प्रथा होती थी, मार्क्सवादी लोग करते थे। मार्क्सवाद के विचारों ने पूरी दुनिया को जितना प्रभावित किया था उससे कहीं अधिक सिनेमा जगत को प्रभावित किया था। मार्क्सवाद समाज को 2 भागों में विभाजित करता है ना, एक शोषक एक शोषित, यानी कि एक बुजुर्गा और एक सर्वहारा। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। अक्सर कर हमने फिल्मों में देखा है कि एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। जैसे कि अभी मैंने मदर इंडिया मूवी की बात की, तो जो साहूकार होता है वो तो मतलब शोषक होता है जो शोषण कर रहा होता है, और जो महिला होती है वो शोषित होती है, यानी कि उस पर शोषण किया जा रहा था, ठीक है। इसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की बात करता है और इस संघर्ष में शोषित या फिर सर्वहारा की पक्ष में खड़े होने की अपील करते हैं। यह विचार हिंदी फिल्म का केंद्रीय विचार है। सभी फिल्म सर्वहारा के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। 1920 के आसपास सोवियत रूस के फिल्म निर्माताओं में सरगेई नाम का एक फिल्म निर्माता थे, है ना, निर्देशक बोल सकते हैं, ने सबसे पहले मार्क्स के विचारों को फिल्मों में डालने का प्रयास किया, है ना। सबसे पहले सोवियत रूस के जो फिल्म निर्माता थे उन्होंने, सरगेई ने मार्क्सवादी विचारों को फिल्मों में डालने का प्रयास किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसने एक सिद्धांत का रूप ले लिया और ये पूरे विश्व के सिनेमा में इसी सिद्धांत के आधार पर, मतलब इसी सिद्धांत के आधार पर जो है फिल्में बनने लग गई पूरे विश्व में, ठीक है। यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा थी उसको फिल्मों में डालने का काम सोवियत रूस के जो फिल्म निर्माता सरगेई थे उन्होंने किया। और बाकी आप लोगों ने ऊपर देखा ही है कि जो फिल्में शोषित और शोषक वर्ग के ऊपर बनाई जाती हैं, एक व्यक्ति जिस पर प्रताड़ना की जाती है और एक व्यक्ति जो प्रताड़ित कर रहा है ना,
यही मार्क्सवादी विचारधारा को दर्शाता है ना। और यह एक सिद्धांत का रूप ले चुका है। अगला है दार्शनिक फिल्म सिद्धांत। दर्शन शास्त्र के बारे में आप सभी जानते होंगे, है ना। इसमें परम सत्य, प्राकृतिक सिद्धांत, यानी कि इस तरीके से इस फिल्म को दर्शाया जाता है कि व्यक्ति को जागरूक किया जाए कि असल में हमारा अधिकार क्या है। प्रकृति से रिलेटेड हमें बताया जाए कि हमारी धरती पर पानी कम हो रहा है, इस तरीके की स्वच्छ पानी की कमी हो रही है ना। और ओजोन परत में छेद हो गया है, इस तरीके की, जैसे हमारी क्या कहते हैं, मिशन मंगल मूवी आई थी, वो हमें जागरूक करती है ना। 3 इडियट्स हो गई, वो भी कहीं ना कहीं हमें जागरूकता दे रही है। इस तरीके की जो फिल्में होती हैं वो दर्शन शास्त्र के द्वारा बताती हैं, हमें सत्य और प्राकृतिक सिद्धांतों के साथ जोड़ती हैं। और इस तरीके की मूवीज़ जो होती हैं वो देर तक याद रखी जाती हैं, है ना। इसमें दार्शनिक फिल्म सिद्धांत में हमें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो कि परम सत्य और प्राकृतिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। दर्शन शास्त्र यथार्थ को देखने की एक दृष्टि देता है। इससे सामाजिक चेतना भी उत्पन्न होती है। सिनेमा ने हमेशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन शास्त्र जनित ज्ञान को सिद्धांत के रूप में चित्रित किया है ना। फिल्में हमेशा इस सत्य, अच्छाई, धर्म, सेवा, कर्तव्य, राष्ट्रीय प्रेम, मानवता, मूल्य, इन सभी चीज़ों पर दर्शन शास्त्र के द्वारा आधार पर बनाई जाती हैं। न केवल चित्रण करती हैं बल्कि एक तरह से प्रचार प्रसार भी करती हैं, है ना। और कोई भी फिल्म दर्शन शास्त्र के इन मूल्यों के खिलाफ जाती हुई नहीं दिखाई देती है। इसे ही दर्शन शास्त्र सिद्धांत कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का अपना आधार बनाने वाली फिल्में लंबे समय तक दर्शकों पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं और इन फिल्मों की प्रासंगिकता भी बनी रहती है, यानी इन फिल्मों का महत्व बना रहता है। प्रासंगिकता मीन्स महत्व, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक फिल्म सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो हम मन गढ़ंत अपनी विचारधारा से बना लेते हैं। जैसे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, हम बना लेते हैं अपने मन में एक कहानी और उस कहानी को फिल्म में दर्शाया जाए, तो ये हो गया हमारा मनोविश्लेषणात्मक फिल्म सिद्धांत, है ना। यानी हमारी मन की स्थिति कैसी हो, हमारी भावनाएं, हम उन सभी चीज़ों को फिल्मों में डाल देते हैं और उसको मनोरंजन के तौर पे या फिर एक ऐसी फिल्म बना दी जाती है जो कि अपनी कल्पना पर आधारित बोल सकते हैं। मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तन सिगमंड फ्रॉयड ने किया था, है ना। यानी जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वह सिगमंड फ्रॉयड ने लाया था, ठीक है। फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणवाद ने कला, साहित्य और सिनेमा को बहुत अधिक प्रभावित भी किया है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से प्रभावित फिल्मों में मनुष्य की मानसिक स्थिति क्या है, उसकी भावनाएं, उसकी चेतनाओं को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हिंदी फिल्म में भी इस सिद्धांत को प्रमुखता से अपनाया गया है। अगला हमारा नव यथार्थवादी फिल्म सिद्धांत। यथार्थवाद और इसी शब्द से विकसित नव यथार्थवाद का संबंध कला है, कला और साहित्य के क्षेत्र में है। से गलत आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहीं से एक विचार के रूप में इनका प्रभाव सिनेमा पर भी पड़ा। समाज जैसा है ठीक वैसा ही चित्रण करना साहित्य में यथार्थवाद कहलाता है ना। यानी समाज कैसा है वैसे ही, ठीक वैसे ही। यथार्थवाद मतलब सच्चाई, है ना, रियलिटी।
जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यही यथार्थवाद कहलाता है। और दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत करना सिनेमा का यथार्थवाद कहलाता है, यानी किसी चित्र के माध्यम से एक फिल्म के रूप में हमें दिखाया जा रहा है, यानी ये सिनेमा का यथार्थवादी सिद्धांत है। इसी यथार्थवाद के साथ सिनेमा में निर्देशक ने एक नया प्रयोग किया है ना, तो उसे नव यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाने लगा। मे भी टाइपिंग मिस्टेक है, किया जाने लगा। फिल्मों में नव यथार्थवादी सिद्धांत का सबसे पहला जो प्रयोग है वो इटली में किया गया, और 1950 और 60 के दशक में इटली में प्रयुक्त यह सिद्धांत पूरी दुनिया के सिनेमा जगत में प्रभावित करने लग गया है ना। इटली में बनी नव यथार्थवादी फिल्म जो थी उसका नाम था बाइसिकल थ्विस ने न केवल भारत बल्कि विश्व सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी। यानी ये जो फिल्म थी इनकी, इसने भारत में भी और विश्व के सभी देशों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। इटली के नव यथार्थवादी जो फिल्मों के प्रभाव में हिंदी फिल्मों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया, एक तरीके से कह सकते हैं। इसी पर आधारित नव यथार्थवाद पर आधारित फिल्में बनाई। चेतन आनंद की नीचा नगर जो कि 1946 में आई, ऋत्विक घटक की 1800 नहीं, यहाँ पे 1900 होना चाहिए शायद, नागरिक फिल्म आई जो कि 1952 है। विमल राय की 2 बीघा जमीन 1953 का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक सत्यजीत रे की अपू ट्रियोलॉजी, ये इनकी फिल्म का नाम है, ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार भी जीते हैं। वर्तमान में भी यथार्थ को हूबहू प्रस्तुत करने के सिद्धांत का हिंदी सिनेमा में खूब प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से आप लोग सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने से हमारा जो है एक पैटर्न जो होता है हमारा एग्ज़ाम का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको भूमिका की जगह पे आप परिचय भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग हमारी हमेशा भूमिका या परिचय से होती है और एंड हमारा निष्कर्ष से होता है। तो जो आपने पूरे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है उन्हीं में से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा निकाल के अपनी इच्छा से, निष्कर्ष हमें खुद लिखना होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो जो हमने पूरे क्वेश्चन में अटेंड किया है उसी में से हम 2-2 लाइनें एक्सप्लेन कर देंगे निष्कर्ष में। आपका निष्कर्ष कोई चेक नहीं करता, ऊपर के पॉइंट्स ठीक है इसका मतलब है निष्कर्ष भी ठीक है। ठीक है, आप लोग जैसे निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखेंगे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना भी आपने किया है उसको अच्छे से देखें, उसके बाद निष्कर्ष लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे वीडियोस आपको और चाहिए तो अपने टॉपिक का नाम ज़रूर लिख के बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।